हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध के बीच इधर पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत को घेरने का पूरा प्रयास, पूरी कोशिश कर रहा है। दोस्तों बताएंगे हॉर्मुज के पास नया एयर बेस बना रहा पाकिस्तान, जिसने भारत को डाल दिया खतरे में। इसके पीछे दोस्तों चीन और पाकिस्तान की क्या मकसद है, जानकर आप भी जाएंगे चौंक। कैसे गुपचुप तरीके से पाकिस्तान और चीन ने आपस में कर ली थी साठगांठ, जिसकी अब तक नहीं थी जानकारी, अब जाकर सामने आया है, जिसने भारत को चौंका दिया। दोस्तों बताएंगे क्या है पाकिस्तान का ये हॉर्मुज के पास नया एयर बेस की कहानी। तो उधर आपको बताएंगे ईरान ने फिर खारिज कर दिया अमेरिकी सीज फायर का प्रस्ताव, ट्रंप को दलाल पाकिस्तान के जरिए भेजा जवाब। बताएंगे इसमें क्या है ईरान की मांग कि अगर ईरान युद्ध समाप्त करेगा तो किन बेसिस पर करेगा, किन कंडीशंस पे करेगा। वहीं इस प्रस्ताव को खारिज कर देने के बाद दोस्तों ट्रंप ने एक और नई रातों रात बड़ी धमकी दे दी। वहीं मिडल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ईरानी राजदूत ने कह दिया कि भारत निभा सकता है अहम भूमिका। बताएंगे किसने यह बड़ी बात कह दी। साथ ही साथ दिल्ली विधानसभा में जो गाड़ी लेकर घुसा था दोस्तों, उसको लेकर अभी तक क्या अपडेट आया है। वही सबसे बड़ी अहम जानकारी आपको बताएंगे, जिसका था हर किसी को इंतजार कि कहां बनेगी किसकी सरकार, क्या आएगी सर्वे की रिपोर्ट। तो दोस्तों सर्वे में हैरान कर देने वाले आंकड़े सामने आए हैं। आपको बताएंगे बंगाल, असम, तमिलनाडु के सर्वे के हिसाब से कौन बना रहा है उन राज्यों में सरकार। वहीं एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर क्या है नए नियम, बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी आपको बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत के संप्रभुता, अखंडता और भारत की ताकत का, कूटनीति का दिल से समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। दोस्तों तब बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तान हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास एक नया एयरबेस स्थापित कर रहा है। इसका नाम दोस्तों जिवानी एयरबेस है। जी हां, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के ग्वादर जिले में स्थित है। यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण एयरबेस है दोस्तों, लेकिन लंबे समय से निष्क्रिय पड़ा हुआ है। हालांकि वर्तमान में जारी हॉर्मुज संकट में इस एयरबेस के अपग्रेडेशन के काम को शुरू करने की पाकिस्तान की कोशिशों ने दुनिया का ध्यान खींचा। दोस्तों जिवानी एयरबेस ओमान की खाड़ी के पास स्थित है और ये ईरानी सीमा से मात्र 34 किलोमीटर ही दूर है। दोस्तों ये क्षेत्र फारस की खाड़ी और हॉर्मुज जलडमरू मध्य से होने वाले समुद्री शिपिंग मार्गों के निकट होने के कारण सामरिक महत्व रखता है। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, जिवानी एयरबेस ग्वादर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। विशेषज्ञों का यह दावा है कि जिवानी एयरबेस से पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात बोले तो यूएई सहित खाड़ी देशों की निगरानी करने में सक्षम हो सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान जो है वो किसी भी संभावित संघर्ष के दौरान इस क्षेत्र में समुद्री गतिविधियों को प्रभावित कर सकता है। अब आप कहेंगे कि इससे भारत को कैसे खतरा पैदा हो सकता है, भारत के लिए टेंशन की बात कैसे हो सकती है। तो आपको बता दें दोस्तों, पाकिस्तान में स्थित यह जिवानी एयरबेस और ईरान के चाबहार पोर्ट के बीच की दूरी हवाई मार्ग से लगभग मात्र 100 से 120 किलोमीटर हवाई दूरी के आसपास है। ये दोनों स्थान मकरान तट के पास ओमान की खाड़ी के करीब स्थित है। चाबहार पोर्ट के शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल को विकसित कर रहा है। यह ईरान का एकमात्र गहरे पानी का बंदरगाह है। दोस्तों भारत के लिए इस बंदरगाह का महत्व पाकिस्तान को दरकिनार कर अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने और व्यापार बढ़ाने में है। ऐसे में अगर पाकिस्तान चाहे तो वो इस एयरबेस के जरिए भारत के चाबहार पर नजर रख सकता है। जी हां दोस्तों, और यही सबसे बड़ा भारत के लिए खतरा है। दोस्तों यहीं पर अपना भारत सोच में पड़ चुका है। जिनको नहीं पता उनको बता दे, जिवानी एयरबेस का इस्तेमाल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों द्वारा एयरफील्ड के रूप में भी उपयोग किया जा चुका था, जहां लगभग 1700 मीटर यानी 5500 फीट लंबा रनवे है। वर्तमान में यहां पाकिस्तानी सेना का एक नेवल बेस और हवाई अड्डा भी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना ने जिवानी एयरबेस पर पाकिस्तान के लिए एक सैन्य अड्डा विकसित करने की भी योजना बनाई है। यानी चीन और पाकिस्तान मिलकर दोस्तों भारत के व्यापार और भारत के लिए चाबहार बंदरगाह पर नजर रखने के लिए प्लान बना रहे हैं। इसको तैयार करवाने की जरूरत में लग चुके हैं। दोस्तों इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। उधर आपको बता दें, चौधरी बन रहे पाकिस्तान को मिला डबल झटका। 45 दिनों वाला सीज फायर प्लान को दोनों दोस्तों ने ठुकरा दिया। दोस्तों पिछले 38 दिनों से जारी जंग रुकवाने के लिए पाकिस्तान जो है वो अपने आप को बड़ा मध्यस्थ बनाकर पेश कर रहा है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस दोस्त को करारा झटका दे दिया है। दरअसल ईरान जंग को रोकने के लिए पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की द्वारा पेश 45 दिनों के
टेम्परेरी सीज फायर वाले प्लान पर ट्रंप ने दस्तखत करने से मना कर दिया। शहबाज शरीफ और मुनीर के साथ मोय मोय कर दिया। ये 2 चरणों वाला प्रस्तावित प्लान है। दोस्तों, पहले चरण में 45 दिनों का युद्ध विराम का प्रस्ताव है, जिसका उपयोग अस्थायी शांति समझौते की शर्तों पर बातचीत के लिए किया जाएगा। प्रस्ताव में कहा गया है कि अगर 45 दिनों के भीतर बातचीत में प्रगति दिखती है तो इस अवधि को और आगे बढ़ाया जा सकता है। इस प्रस्ताव को जंग रोकने की आखिरी कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी मंजूरी नहीं दी। इस प्रस्ताव के तहत 45 दिन के युद्ध विराम के दौरान हॉर्मुज समुद्री मार्ग को फिर से खोलने की मांग की गई है। अमेरिका और ईरान को यह प्रस्ताव ऐसे समय में सौंपा गया है दोस्तों जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जंग को घातक मोड़ देने की धमकी दी है। दूसरी तरफ ईरान ने भी पाकिस्तान के जरिए आए इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और युद्ध पर अस्थायी रोक की मांग कर दी। तेहरान ने अपना जवाब पाकिस्तान को सौंप दिया है, जिसने बातचीत में मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। तेहरान ने जोर देकर कहा कि किसी भी समाधान से युद्ध का स्थायी अंत होना चाहिए, ना कि टेम्परेरी, और साथ ही ईरान के हितों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। इस तरह पाकिस्तान को दोनों दोस्त मुल्कों से दोहरा तगड़ा झटका लगा है। दोस्तों, ईरान तो पहले ही पाकिस्तान की पीठ पर लात मार चुका है। अब ऐसे में अमेरिका ने भी पाकिस्तान के इस प्रस्ताव पर मुहर लगाने से साइन करने से मना कर दिया। शहबाज शरीफ और मुनीर के सारे सब ने चकना चूर कर दिए। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं ये है इसी लायक, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। 3.5 से 4 लाख रुपए एक पाकिस्तानियों के सर पर कर्जा चढ़ाकर बैठे हैं ये दोनों। ऐसा ही होना चाहिए इनके साथ। तो कमेंट में अपनी बात अवश्य रखिएगा दोस्तों, लेकिन रिक्वेस्ट है, भारत की कूटनीति को बेहतर मानते हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। अभी तक लाइक नहीं किया है तो सामने लाइक का बटन है, जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, आपको बता दें, ईरान ने बेशक पाकिस्तान के सीज फायर प्रस्ताव को ठुकराया, लेकिन उसने क्या क्या मांग की है कि जब तक ये मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक सीज फायर नहीं होगा। ऐसे में क्या है ईरान की मांगे, आपको बता दें, 45 दिनों वाले और अस्थायी युद्ध विराम वाले प्रस्ताव को ठुकराने के साथ ही ईरान ने अपनी 10 सूत्री मांग सौंप दी, जिनमें युद्ध को हमेशा के लिए खत्म करने की मांग के अलावा क्षेत्र के सभी संघर्षों को खत्म करने, साथ में हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित जहाज गुजरने के लिए एक प्रोटोकॉल बनाने, वहीं अमेरिका द्वारा लगाए गए सभी आर्थिक प्रतिबंध हटाने और ईरान पर हुए हमले के कारण हुए नुकसान की भरपाई करने और बुनियादी संरचनाओं के पुनर्निर्माण समेत क्षेत्रीय संघर्ष को भी खत्म करने और उनमें अमेरिकी दखल को भी खत्म करने के प्रति प्रतिबद्धता की मांगे शामिल है। यानी दोस्तों, ये मुख्य मांगे है ईरान की। इसी के बेसिस पर ही ईरान युद्ध विराम करेगा। वहीं दोस्तों, ट्रंप ने भी सीज फायर प्रस्ताव खारिज होते ही ईरान को धमका दिया, कह दिया ईरान दुष्ट देश है, उसको एक रात में ही खत्म कर दूंगा। एक रात ही काफी है उसके लिए, हो सकता है वो रात आज की ही रात हो। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दुष्ट देश कहा। उन्होंने ईरान के नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ अपनी धमकियों को दोहराया भी है। ट्रंप ने कहा कि ईरान को एक ही रात में खत्म किया जा सकता है और वो रात शायद आज रात ही हो। यानी कि ट्रंप की यह धमकी तब आई है जब ईरान ने अमेरिकी सीज फायर प्रस्ताव को खारिज कर दिया। जैसा कि हमने आपको अभी बताया, ईरान ने कहा है कि वो परमानेंट सॉल्यूशन चाहता है, ना कि टेम्परेरी, जिसके बाद ये तगड़ा धमकी दिया है दोस्तों ट्रंप ने बार बार चेतावनी दी है कि अगर तेहरान कोई समझौता करने में नाकाम रहता है या तेल के परिवहन के लिए बेहद अहम जलमार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने में नाकाम रहता है तो अमेरिका ईरान में बिजली संयंत्रों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचों पर हमला कर सकता है। दोस्तों, क्या ट्रंप आज रात में अटैक करेंगे ईरान पर? ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि लगातार उनके जो ये धमकियां हैं, उनकी जो ये गीदड़ भभकी है दोस्तों, खोखली साबित होती नजर आ रही है। 48 घंटे वाला धमकी भी अब बीत चुका है। ऐसे में ट्रंप की बातों पर कौन ही भरोसा करेगा, लेकिन इस बार उन्होंने कहा है कि वो पूरे ईरान को हिलाकर रख देंगे। अब देखना ये होगा दोस्तों कि क्या वही कहानी फिर से अमेरिका के लिए लागू हो जाती है जो हमने बचपन में किताबों में पढ़ी थी कि भागो भागो भेड़िया आया। क्या वही हाल है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का, जो बार बार डराते हैं कि युद्ध होगा, अटैक करूंगा, बुरा हाल कर दूंगा, आज रात करूंगा, अभी करूंगा, 1 घंटे बाद करूंगा, और करते कुछ भी नहीं है दोस्तों। ऐसे में कुछ समय बाद हम और आप या दुनिया का कोई भी नागरिक ट्रंप की बातों को सीरियसली नहीं लेगा। जी हाँ दोस्तों, मेनली ट्रंप के इन धमकियों के पीछे जो उनका मकसद वो ये है कि ईरान डर के मारे सीज फायर को हाँ कह दे, लेकिन ईरान कह रहा है कि हमारी जानें चली जाएंगी, लेकिन फिर भी हमारे सैनिक अंतिम सांस तक लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ, अब दोस्तों, जब बात शांति की आ रही हो, सीज फायर की आ रही हो और इस बीच ऐसी ऐसी धमकियां निकल रही हो, तो कहां से कहां तक कोई ऐसा सोच भी सकता है कि सीज फायर लागू होगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, आपके क्या विचार है, अवश्य कमेंट कीजिएगा। उधर ट्रंप के सपोर्ट में नेतन्याहू ने भी ईरान को चेता दिया, कह दिया कि खून का हिसाब खून से लेंगे और अब तुम्हारे यहाँ यानी ईरान में कोई नहीं बचेगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सख्त चेतावनी देते हुए कह दिया कि जो भी इजराइल के खिलाफ ईरानी नेटवर्क तैयार करेगा उसका अंजाम तय है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों का खून उनके अपने सिर पर होगा और इजराइल
इजराइल उन्हें कहीं भी ढूंढकर खत्म कर देगा। दोस्तों आपको बता दें, ट्रम्प के अल्टीमेटम से पहले ईरान पर बड़ा हमले की भी खबर आई है, जहां उनके बहुत बड़े गैस फील्ड पर तगड़ा अटैक किया गया है। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार इस हमले में ईरान के साउथ पार्ट्स नेचुरल गैस फील्ड में ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ईरान की अर्ध सरकारी फार्स न्यूज एजेंसी और मिजान न्यूज एजेंसी दोनों ने इस हमले की रिपोर्ट दी है। इन रिपोर्ट्स में अमेरिका और इजराइल को दोषी ठहराया गया है। हालांकि किसी भी देश ने तुरंत ईरान के दक्षिणी बुशहर प्रांत के असयू लेह में गैस क्षेत्र पर किसी भी हमले का दावा नहीं किया। आपको बता दें कि यह हमला ट्रंप की धमकी से पहले हुआ है। दोस्तों उधर आपको बता दें, भारत के लिए अच्छी खबर। मिडल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ईरानी राजदूत ने कहा कि भारत जो है वो निभा सकता है इसमें अहम भूमिका। जी हाँ, एक तरफ पाकिस्तान के पीठ पर मारा गया लात, तो वहीं दूसरी तरफ भारत का किया जा रहा है वेलकम स्वागत। दोस्तों पश्चिम एशिया में चल रहे इस संघर्ष को, जैसा कि हमने बताया, अब 5वां हफ्ता हो चुका है, लेकिन हालात और बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में वैश्विक तेल संकट और गैस संकट गहराता जा रहा है। इस बीच भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फताली ने नई दिल्ली की बातचीत और संयम बरतने की अपील की तारीफ की। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत जो है वो इस मामले में बहुत ही ज्यादा असरदार भूमिका निभा सकता है। उन्होंने भारत के कूटनीतिक रुख की सराहना की। उन्होंने सोमवार को एएनआई को दिए इंटरव्यू में ये बातें कही। जब उनसे पूछा गया कि वे इस संघर्ष में अब तक भारत के रुख को कैसे देखते हैं तो और नई दिल्ली और तेहरान के बीच किस तरह की बातचीत चल रही है, तो राजदूत ने कहा कि भारत की बातचीत और संयम की अपील तारीफ के काबिल और जिम्मेदार रुख है। हमारा मानना है कि इन हालात में भारत जैसे देशों की भूमिका बहुत असरदार हो सकती है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि ईरान को उम्मीद है कि सभी आजाद और आजादी पसंद देश अमेरिका और इजराइल की फौजी और हमलावर कार्रवाइयों की साफ तौर पर निंदा करेंगे, जिन्होंने ईरान की राष्ट्रीय संप्रभुता का उल्लंघन किया है और आम नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया है। जी हाँ दोस्तों, ये बयान ऐसे समय में आया जब जयशंकर जी ने परसों ही रात कतर के प्रधानमंत्री व ईरान के विदेश मंत्री से हाई लेवल वार्ता की और खाड़ी संकट पर भारत ने स्पष्ट संदेश दिया। सही सुना आपने, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से फोन पर हाई लेवल वार्ता की। इस बातचीत में खाड़ी क्षेत्र में तेजी से बढ़ते सैन्य तनाव और उसके वैश्विक असर पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने माना कि मौजूदा हालात क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं। भारत ने इस दौरान साफ साफ कहा है कि सभी विवादों को बातचीत और शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाना चाहिए। दोस्तों वहीं अगली खबर की बात करते हैं, जहां बांग्लादेश के साथ रिश्ते फिर से मजबूत करना चाहता है भारत। तारिक रहमान से मिले भारतीय उच्चायुक्त बता दे, भारत बांग्लादेश के साथ भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण बोले तो फ्यूचर ओरिएंटेड अप्रोच अपनाते हुए संबंधों को फिर से मजबूत करने के लिए तैयार है। जी हां, भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने मंडे को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान से मुलाकात की और ये संदेश दिया। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब भारत और बांग्लादेश फरवरी में हुए संसदीय चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बोले तो बीएनपी की जीत के परिणाम स्वरूप तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने के बाद द्विपक्षीय संबंधों का फिर से मजबूत करने के प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के कार्यकाल के दौरान दोनों देशों के रिश्तों में काफी तनाव आ गया था। ऐसे में 12 फरवरी को हुए चुनाव में रहमान की बीएनपी के सत्ता में आने के बाद से भारत ने ढाका के साथ संबंध फिर से मजबूत करने की इच्छा जताई है। जैसा रवैया दोस्तों मोहम्मद यूनुस का हुआ करता था, ऐसे में भारत ने कभी उसको टेढ़ने की भी कोशिश नहीं की, लेकिन रहमान से कहीं ना कहीं भारत को थोड़ी बहुत उम्मीद जरूर जगी है। इसीलिए भारत अप्रोच करने का प्रयास कर रहा है। बांग्लादेश को जो चाहिए अगर भारत के पास है तो भारत उसकी मदद कर रहा है। अभी हाल ही में आपको याद होगा पाइपलाइन के थ्रू काफी मात्रा में डीजल को भेजा गया था बांग्लादेश, और अब इस मीटिंग ने दिखा दिया है कि भारत और बांग्लादेश के बीच तारिक की सरकार में रिश्ते मजबूत होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 17 फरवरी को भी नवनिर्वाचित बीएनपी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भारतीय सरकार का प्रतिनिधित्व करने गए थे दोस्तों, और अपने साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पत्र लेकर भी गए थे। क्या लगता है आपको, क्या मोहम्मद यूनुस जैसा रवैया नहीं रहेगा तारिक रहमान का, वो भारत के साथ अच्छे संबंध रखेंगे? आपकी इस पर क्या राय है दोस्तों, अवश्य कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने से हमें लगता है कि आप लोग काफी इंटरेक्ट हो रहे हैं हमसे और देश को अच्छा बनाने में हमारी तरह ही अपना प्रयास दे रहे हैं। तो दोस्तों इसीलिए आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, जो आपको सही लगता हो, गलत लगता हो कि ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए सरकार को, या ऐसे कर रही है तो ठीक कर रही है, अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। कमेंट अवश्य कीजिएगा। वीडियो देखते देखते वीडियो प्ले होता रहेगा और आप आराम से कमेंट कर सकते हैं, इसीलिए कमेंट करिएगा और भारत देश को आगे ले जाने में हम सब मिलकर एक नया कीर्तिमान रच सकते हैं दोस्तों, जिसके लिए सजेशन बहुत जरूरी होता है। तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा, चाहे आज की खबर हो चाहे आगे भी अवश्य कमेंट करिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां
भारत पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन से हथियार तस्करी का बड़ा खुलासा। एनआईए ने शुरू कर दी आतंकी साजिश की जांच। दोस्तों, एनआईए ने भारत पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन के जरिए हथियारों और गोला बारूद की तस्करी की जांच शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि एनआईए को संदेह है कि यह तस्करी भारत में आतंकी हमले करने के लिए रची गई व्यापक साजिश का हिस्सा हो सकती है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए आतंकवाद रोधी एजेंसी ने पाकिस्तान स्थित आतंकी जसवीर चौधरी, उसके भारतीय सहयोगी शुभम कुमार और अन्य अज्ञात व्यक्तियों की कथित भूमिका की जांच के लिए मामला दर्ज कर लिया गया है। ये मामला मूल रूप से इस वर्ष फरवरी में पंजाब पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था। साथ ही आपको बता दें, ट्रंप ने कनाडा पर आक्रमण का मूड बदल दिया। दोस्तों, पहले तो वो अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की कर रहे थे बात, अब हटते दिखाई दिए हैं पीछे। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वो कनाडा पर आक्रमण नहीं करेंगे। हाल ही में एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने का विचार अब व्यवहारिक नहीं लगता। उन्होंने कहा कि कनाडा की 200 साल पुरानी स्वतंत्रता और अपनी पहचान को महज 3.5 साल के कार्यकाल में बदलना संभव नहीं है। ये बयान तब आया है जब ट्रंप पहले कई मौकों पर कनाडा को अमेरिका में विलय करने और 5,525 मील लंबी सीमा मिटाने की बात कर चुके थे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि कनाडा के नागरिकों को अमेरिकी झंडे के नीचे लाना दोनों देशों के लिए फायदेमंद होगा, लेकिन अब वे इसे छोड़ने का फैसला कर चुके हैं। ट्रंप ने यह बयान रॉयल बायोग्राफर रॉबर्ट हार्डमैन से बातचीत के दौरान दिया। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों? साथ ही साथ बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को दी बधाई। कहा, भारत ने न्यूक्लियर प्रोग्राम के दूसरे चरण में बड़ी उपलब्धि बनाई है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक्स पोस्ट में कहा कि आज भारत अपनी असैन्य परमाणु यात्रा में एक निर्णायक कदम उठा रहा है, जिसके साथ ही उसके परमाणु कार्यक्रम का दूसरा चरण आगे बढ़ रहा है। कल पक्कम में स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है। दोस्तों, मोदी जी ने कहा कि ये उन्नत रिएक्टर जो अपनी खपत से अधिक ईंधन उत्पन्न करने में सक्षम है, वो हमारी वैज्ञानिक क्षमता की गहराई और हमारी इंजीनियरिंग दक्षता की ताकत को दर्शाता है। जी हाँ, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी है। आप भी दोस्तों इनको बधाई और या फिर कांग्रेचुलेशन कहिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा में सुरक्षा चूक मामले में गिरफ्तार आरोपी को लेकर क्या अपडेट है आपको बता दें। अपडेट ये है कि वो आरोपी मेंटली डिस्टर्ब बताया जा रहा है और उसका नाम सरबजीत है। दोस्तों, अब तक की जांच में और क्या मिला बता दें, पूरी जानकारी। दिल्ली विधानसभा में सुरक्षा चूक मामले गिरफ्तार आरोपी को लेकर दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बड़ा खुलासा किया है। शुरुआती जाँच में पता चला कि आरोपी सरबजीत मेंटली डिस्टर्ब है, जिसका इलाज दिसंबर 2025 से चल रहा है। आरोपी यूपी के पीलीभीत का रहने वाला है। वो दोस्तों बंगला साहिब जा रहा था गाड़ी से। उसने प्लान बनाया था बंगला साहिब गुरुद्वारा जाने का, लेकिन गुरुद्वारा ना पहुंचकर वो दिल्ली विधानसभा में अपनी गाड़ी को ना चाहते हुए घुसा दिया। दोस्तों, ऐसा शुरुआती जांच में पता चला है। आपकी इस पर क्या राय है? हालांकि इस पर और भी जांच चल रही है, यहाँ तक कि उसके गांव तक पहुंच गई है पुलिस। अब देखना ये होगा क्या जानकारियां सामने आती है, क्या वो सच में मेंटली डिस्टर्ब है या फिर कोई और ही है वजह। ये तो जांच में पता चलेगा। दोस्तों, बहरहाल आपको बता दें, सबसे बड़ी चौंका देने वाली खबर बंगाल, असम, तमिलनाडु से सर्वे को लेकर, जहाँ सर्वे में हैरान करने वाले बड़े बड़े आंकड़े, बड़े बड़े दावे। अब ऐसे में सवाल कहां बनेगी किसकी सरकार। जब सर्वे हम आपके सामने लाए हैं तो सोचने की आवश्यकता ही नहीं। आपको बता दें, भारत के 4 राज्यों बोले तो पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां काफी तेज हैं। दोस्तों, इस बीच चारों राज्यों के ओपिनियन पोल्स सामने आ चुके हैं, जिसमें इन चारों राज्यों में किस पार्टी या गठबंधन को बढ़त मिल रही है ये साफ हो गया है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटों पर 2 फेज में चुनाव होने वाले हैं, जहाँ सीएम ममता बनर्जी की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी का मुकाबला विपक्षी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के साथ है। वहीं 126 विधानसभा सीटों वाले असम में सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में खड़ी है। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों के लिए सीएम स्टालिन की पार्टी डीएमके का मुकाबला भाजपा और एआईएडीएमके वाली एनडीए गठबंधन से होने वाला है। जबकि वहीं केरल की बात करें तो केरल के 140 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करने के लिए सत्तारूढ़ लेफ्ट गठबंधन एलडीएफ कांग्रेस समेत अन्य पार्टियों के साथ यूडीएफ गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में है। दोस्तों, अब ऐसे में अगर बात करें ओपिनियन पोल में बंगाल में किसकी बनेगी सरकार, तो दोस्तों जो ओपिनियन पोल सामने आ रही है वही हम आपको बता रहे हैं। मेट्राइज के ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार पश्चिम बंगाल की सियासत में इस बार चुनाव पहले से मुकाबले काफी दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है। दोस्तों, जी हाँ, ओपिनियन पोल में सामने आए आंकड़े सभी राजनीतिक दलों की सांसें अटकाने वाली है। दोस्तों, चाहे वो सत्तारूढ़ पार्टी ममता बनर्जी की पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ तृणमूल
तृणमूल कांग्रेस टीएमसी को 43% यानी 43% वोट के साथ 140 से 160 सीटें मिल सकती है। वहीं दोस्तों विपक्षी भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनको 41% यानी 41% वोट के साथ 130 से 150 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, जबकि राज्य के अन्य पार्टियां 16% वोट के साथ राज्य के 8 से 16 सीटों पर जीत सकती है। पश्चिम बंगाल में बहुमत का आंकड़ा 148 है दोस्तों। ऐसे में टीएमसी के पास ओपिनियन पोल में 2% की मामूली बढ़त जरूर है, लेकिन हर बार की तरह ये अंतर इतना ज्यादा कम है दोस्तों कि किसी भी वक्त चुनावी तस्वीर बदल सकती है। ऐसे में अगर एक तरफ से देखा जाए इस सर्वे को तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को जीत पाती हुई देख रही है दोस्तों। वहीं ये आंकड़ा टीएमसी के लिए कहीं ना कहीं किनारे पर लाकर खड़ा कर सकता है और किनारे से नीचे गिरा भी सकता है दोस्तों, और बीजेपी को उठा सकता है। वो तो हकीकत आपको असली रिजल्ट में ही पता चलेगा, लेकिन इस सर्वे ने टीएमसी को भी चौंका दिया और पॉजिटिव वे में बीजेपी को भी चौंका दिया दोस्तों। यानी इस सर्वे से ममता हुई परेशान और भारतीय जनता पार्टी हुई हैरान। क्या कहना है आपका इस पर दोस्तों? क्या बंगाल में बदलाव जरूरी है? मानते हैं आप लोग? क्या होना चाहिए बदलाव? जरूर कमेंट लिखकर बताइएगा। देखते हैं क्या कहते हैं आप लोग। क्या आप लोग बदलाव चाहते हैं या फिर जैसा चल रहा है ममता की सरकार बंगाल में वही चलनी चाहिए? जो भी आपकी राय हो इस मुद्दे पर अवश्य कमेंट करके बताइएगा। आपकी राय बहुत जरूरी है दोस्तों। तो वहीं आपको बता दे, अब असम की बात करते हैं, जहां ओपिनियन पोल में असम में बीजेपी का क्या हाल है दोस्तों। तो आपको बता दे बीजेपी को क्लीन स्वीप मिला है। जी हां, असम में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले मैट्राइज और चाणक्य की ओर से सर्वे किए गए हैं। असम में होने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन काफी मजबूत स्थिति में मौजूद है और उसके दोबारा सत्ता में आने या सत्ता बनाए रखने की संभावना सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। सर्वे के मुताबिक वोट शेयर की बात करें तो भाजपा प्लस गठबंधन को 46%, कांग्रेस प्लस गठबंधन को 36% और अन्य को 18% वोट मिल सकते हैं। और सीटों की बात करें तो भाजपा गठबंधन को 92 से 102, कांग्रेस गठबंधन को 22 से 32 और अन्य को 4 से 7 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं तमिलनाडु में एनडीए का चमक सकता है सितारा दोस्तों। इंडिया टीवी पर दिखाए गए मैट्राइज ओपिनियन पोल के अनुसार इस बार तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में एआईएडीएम के नेतृत्व वाले एनडीए का सितारा चमक सकता है। ओपिनियन पोल के अनुसार चुनाव में एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके को 102 से 115 सीटें मिल सकती है, जबकि भाजपा और एआईएडीएमके के एनडीए गठबंधन को 107 से 120 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं अभिनेता से राजनेता बने थलपति विजय की तमिल का वैत्री कजगम बोले तो टीवीके को 5 से 12 सीटें मिल सकती हैं और अन्य के खाते में 1 से 6 सीटें जाने की संभावना है। वहीं अगर केरल की बात करें तो केरल में 3 तरफा मुकाबला है दोस्तों। किसको मिलेगी सत्ता, बड़ा सवाल। सर्वे की बात करें तो मैट्राइज ओपिनियन पोल के अनुसार केरल में सत्तारूढ़ लेफ्ट गठबंधन को 62 से 68 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन को 67 से 73 सीटों के साथ चुनाव में बढ़त मिल सकती है, जबकि राज्य में भारतीय जनता पार्टी 15% वोट शेयर के साथ 5 से 8 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है और अन्य के खाते में 0 से 3 सीटें जाने की संभावना है। हालांकि दोस्तों ये ओपिनियन पोल है, आंकड़े बदल सकते हैं। कोई किनारे पर है तो वो भी जीत सकता है और कोई किनारे पर है तो वो भी लटक सकता है। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल ज्यादा इंपोर्टेंट अगर राज्य की बात करें तो बंगाल है दोस्तों। अब बंगाल का देखना है बंगाल में क्या होता है। इस पर जो भी आपकी राय हो अवश्य कमेंट करके बताइएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।